देखो बेटा, जो हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट है, ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या है देख लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसका शॉर्टकट है हीरो ने औरों को एक्स और आर एन को इकट्ठा कर दो, जीरो बनाया। बस ऐसे कोई भी स्टोरी बना लो, मीनिंग आए ना आए, हमें ये टेबल याद हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले चार एलिमेंट हैं, ये न्यूली डिस्कवर्ड हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो इनका अभी फिलहाल इतनी इनकी स्टडी नहीं हुई है, तो हमें रेडॉन तक ही चाहिए। और रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जो उनकी कंसंट्रेशन है ना, वो कुछ टाइम बाद कम हो जाते हैं। उनका हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है कितना है, और रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेंजर रहता है, इसलिए इसकी स्टडी थोड़ी कम हो पाती है। अब देखो, जो ग्रुप 18 है वहाँ हमें पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट हैं। जनरल ट्रेंड देख लेते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली हमें पता है, इतना ही चाहिए। नोबल एलिमेंट की खासियत है कि इनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब स्टेबल होंगे। स्टेबल का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इनका रिएक्ट ना करने के नेचर के कारण इनकी डिस्कवरी लेट हुई है। तो जो नोबल एलिमेंट्स हैं, दे आर डिस्कवर्ड लेट। व्हाई दे आर डिस्कवर्ड लेट? बिकॉज their last shell is completely filled and they are inert and they don't react. अब देखो, पहला पॉइंट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दिया क्या है, कि इन स्टेबल हैं, स्टेबल होने से इनका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा नहीं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजेस साइन। तो ये भी कॉमन है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज छोटा बड़ा 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 हो रहा है, तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई की डिस्कशन हो गई। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब गेन नहीं कर सकता। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, इस कंसेप्ट को समझो जरा ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारे नोबल गैसेज हैं, इनकी क्या खासियत है देखो। जैसे मान लो हीलियम है हमारे पास, नोबल गैस हीलियम। तो एक हीलियम का दूसरे हीलियम के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब वैंडरवॉल रेडियाई है। तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आप इसे हीट करोगे, अगर आप इसे सॉलिड बना दो अंडर हाई प्रेशर, है ना, कंप्रेस करके, और आप इसे हीट करोगे तो बहुत जल्दी ये आपका मेल्ट हो जाएगा और जल्दी से बॉयल हो जाएगा, क्योंकि इनकी आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इनके बीच में लंडन फोर्सेस बनेंगे। याद है ना आपको, अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो वैंडरवॉल अट्रैक्शन है, और ये डिस्पर्स अपना कौन से फोर्सेस में चला जाता है? लंडन फोर्सेस, यानी दो नॉन पोलर में। तो ये आइडिया आपको आ गया। इसी तरह नियोन, आर्गन, कोई भी यहाँ से ले लो, इसी तरह का यहाँ पे कंसेप्ट बनता है। तो फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझो। जो हमारे नोबल एलिमेंट्स हैं ना, इनको नोबल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये मोनोटॉमिक होते हैं। जो हमारे नोबल गैसेस हैं, इनको आप मॉलिक्यूल बोलिए, एटम बोलिए, एक ही बात है। मॉलिक्यूल बोलोगे तो इन्हें हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एच ई और एच ई जुड़ के He2 नहीं बनाते, ये अकेले ही स्टेबल है। तो अकेले स्टेबल है, और एक गैस का दूसरे के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, अकेले ही रहते हैं। कोई भी ले लो इसमें से, ऐसा ही है। तो दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब अकेला, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और क्वेश्चंस आएंगे दैट वी विल राइट। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। यानी जो रेडॉन है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, रेडियो एक्टिव है, अकर इन एटमॉस्फेयर। देयर एटमॉस्फेरिक अपेंडेंस इन ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली 1%। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आपको पता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 78% के आसपास है,
ऑक्सीजन गैस अपना जो है 1% के आसपास है, जो बच गया उसमें बाकी अदर गैसेस आती हैं, तो ये उसमें बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 1%. By volume of which argon is a major constituent. Helium and sometimes neon are found in mineral of radioactive origin. Example: pitchblende, monazite, clevite, ऐसे ही नाम है, ध्यान रख लेना. Main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest मतलब तो बहुत बहुत कम मिलते हैं of the group. Radon is obtained as a decay of रेडियम. जो रेडॉन है, रेडॉन जो मिलता है हमें, इट इज ऑफ रेडियम, रेडियो एक्टिव की डिके. अब देखो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, जैसे मान लो ये रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम होता है, ऐसे ही रेडियम है. रेडियम क्या करता है, रेज निकालता है, अल्फा बीटा गामा. तो ये इसको ना हीलियम को कहते हैं अल्फा रे. हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल और अल्फा रे. तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं. 2 प्रोटॉन कम होने का मतलब 86 बन गया, तो इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव. वो चीजें जो अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करती हैं, इन्हें हम रेडियो एक्टिव चीजें बोलते हैं, और ये कैंसर कॉजिंग होती हैं. अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आए रेडिएशन के, तो उनके टिश्यू में चेंजेस आ जाती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो फिजिक्स में आप शायद रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर चीजें पढ़ोगे, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट हायर लेवल पे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अल्फा डीके बीटा डीके वहाँ पे बताया जाता है. तो अगर मैं आपको बताऊं रेडियम ने अल्फा रिलीज कर दिया, यानी इसे हम बोलेंगे अल्फा डीके. अल्फा डीके मतलब अल्फा माइनस कर लो. अल्फा माइनस करने का मतलब एटॉमिक नंबर 2 से घटा लो, मास नंबर 4 से घटा लो. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अल्फा डीके का मतलब. इसी तरह से बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घटा लो, उस हिसाब से चला जाता है. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Why are elements of group 18 are known as noble gases? जो हमारा ग्रुप 18 है, हम उसको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपको क्लियर है क्यों कहते हैं. क्योंकि जो हमारा ग्रुप 18 है, इसका लास्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़ के कंप्लीटली फिल्ड. तो जब लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, लास्ट शेल, तो ना तो वो गेन करेगा ना लॉस करेगा, और उसको कहते हैं नोबल. नोबल मतलब इनर्ट, इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, उसे हम कह देते हैं इनर्ट. अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं. The elements present in group 18 have their valence shell orbitals completely filled and therefore react with few elements. यहाँ बोल रहा है few, a few element. वैसे तो रिएक्शन होती ही नहीं है, ना के बराबर ही होती है, तो few elements only under certain conditions, मतलब कुछ conditions हैं, normally नहीं होती. So therefore they are known as noble gases. नोबल मतलब इनर्ट, इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट ना करना. रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट शेल कंप्लीट है, और अगर रिएक्ट करता भी है तो बहुत फ्यू, मतलब बहुत कम, ना के बराबर रिएक्ट करता है, और इसलिए हम इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस. चलो इसे जरा कॉपी में लिखो. ओके जी, अब हम चलते हैं आगे. अब देखो, अब आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और एक क्वेश्चन. तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आसान है, और इसमें ज़्यादा रिसर्च हो नहीं सकती क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ. अब आप इसे समझिए कैसे काम करता है. फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक. तो मैंने मोनोटॉमिक बता दिया क्योंकि ये किसी से जुड़ता नहीं, तो अकेला रहता है, तो मोनोटॉमिक. दे आर कलरलेस, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ओडोरलेस, टेस्टलेस. दे आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल है. दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो क्यों है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है. बिकॉज ओनली दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट्स आर वीक डिस्पर्जन फोर्सेस. जैसे हमने लंडन फोर्सेस पढ़ा है ना, डिस्पर्जन फोर्सेस. हीलियम हैज द लोएस्ट, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कॉम्पिटिशन के लिए. हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस. देखो हीलियम सबसे लाइट है, जैसे जैसे नीचे जाओगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो हीलियम सबसे पहला है. जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा. मास बढ़ने से भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है. वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं विद इंक्रीज इन मास. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई. अब चलते हैं आगे.
तो हीलियम हैज अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई अगर आपसे पूछे क्यों है लोएस्ट, क्योंकि वो लाइट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, और मास बढ़ने के साथ वैंडरवॉल अपना अट्रैक्शन बढ़ती है तो सॉलिड भी हो जाता है। इट हैज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास, प्लास्टिक। अब ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो दिक्कत ये आती है कि हम हीलियम को स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। क्यों नहीं कर सकते स्टोर? तो ये एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई है। मान लो आपने हीलियम को किसी ग्लास जार में सील कर दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी है, मान लो ये हीलियम गैस है यहाँ पे, तो जो हीलियम गैस है वो यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डिफ्यूज होके बाहर निकल जाएगी। ये इसके साथ एक ड्रॉबैक है स्टोरिंग का। देखो क्या कह रहा है, इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व की है, diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass and plastic। ये ऑब्जर्वेशन है, ये डिफ्यूज हो जाता है, लाइट है डिफ्यूज हो जाता है। और हीलियम है ना, तो हीलियम जो है आपका बेसिकली अल्फा पार्टिकल में ही आता है, अगर इसके आयन बन जाएं तो अल्फा पार्टिकल में आता है, तो रेडिएशंस की फॉर्म में ये निकल जाता है बाहर। आपने डुअल बिहेवियर भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे आप लगा सकते हो, बट देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल यहाँ। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो मैं इसका आंसर ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो, जो आपके नोबल गैसेस हैं, मान लो ये एक हीलियम है, ये भी एक हीलियम है, आप इनको पास में ले आए, तो इसका आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इनका आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो अगर आपने इसको प्रेशर करके लिक्विड भी बना दिया और इसको हीट किया, तो ये फटाफट टूट जाएगा, क्योंकि आपस में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, और फटाफट वेपर में या गैस में चेंज हो जाएगा। तो आंसर यही है कि इनकी आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इस कारण इनका लो बॉइलिंग पॉइंट है। लो देखो, नोबल गैसेस बीइंग मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक मतलब अकेले एटम के हैं, have no inter-atomic forces except weak dispersion forces, और वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं, लंदन लंडन फोर्स भी कहते हैं, and therefore they are liquefied at very low temperature, hence they have low boiling point। इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, 1 मार्क में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह से इसकी टेक्निकल आंसर लिखी जाए। चलो अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं क्या है हमारे पास। अब आता है हमारे पास टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शन। तो जो हमारे नोबल एलिमेंट्स हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है ही नहीं ज्यादा, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम टॉपिक करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनकी रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस ज्यादा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते। अब देखो, कहीं रिएक्शन नहीं, आपको थ्योरी दिख रही है अभी, थोड़ी बहुत रिएक्शन दिखेगी आगे जाके, क्योंकि कुछ कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, कुछ इसके आपके मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, बट उसमें भी बहुत कम, बहुत ट्रेसेस में रिएक्ट करते हैं। सोलो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल, नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट नहीं करते। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्ड लास्ट शेल, है ना, एंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, गेन नहीं करते, यानी केमिकल प्रॉपर्टी कम है। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी है एक साइंटिस्ट से रिलेटेड। साइंटिस्ट का नाम है बार्टलेट। देखो क्या नाम है साइंटिस्ट का, बार्टलेट, ऐसे याद कर लेना, बार्टलेट, बांट दो किसी को ना, ऐसे याद कर लेना, बार्टलेट। बार्टलेट साइंटिस्ट ने पहली बार ये प्रूव किया कि नोबल एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जो बार्टलेट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था O2PtF6 मॉलिक्यूल पे। वो इस कंपाउंड को कुछ रिएक्शन कर रहा था, और ये रेड कलर का कंपाउंड था। रिएक्शन करते हुए ना उसका एकदम से ध्यान ऑक्सीजन पे गया और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे गया। तो इसने ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है और जो जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये नियर अराउंड सेम है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या स्टोरी बता रहा हूँ। बार्टलेट एक साइंटिस्ट है जिसने केमिकल रिएक्शन करवाने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल रहा। क्या किया उसने, वो एक्सपेरिमेंट, वैसे एक्सपेरिमेंट तो वो किसी और चीज पे कर रहा था, उसका बाय चांस ध्यान चला गया, यानी बाय चांस डिस्कवरी है कि वो ऑक्सीजन पे कर रहा था। उसने एकदम से नोटिस किया कि जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी
जिनोन की भी सेम है। तो उसने सोचा अगर मैं ऑक्सीजन की जगह जिनोन से रिएक्शन करवाऊं तो क्या ये कंपाउंड बनेगा। तो उसने क्या किया, जिनोन लिया, PtF6 लिया, इसको रिएक्ट कराया अंडर सर्टेन कंडीशन और इसको कंपाउंड मिल गया XCPtF6। तो ये पहला साइंटिस्ट बना जिसने प्रूफ किया कि नोबल एलिमेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं। और जिनोन के अलावा उसने और एलिमेंट्स के साथ ट्राई किया बट कोई रिएक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो रिएक्ट कर ही नहीं सकते, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो सिर्फ जिनोन के ही हमें कंपाउंड मिलते हैं, वो भी हमें थोड़े से मिलते हैं। सो कीप इन माइंड। तो ये कई बार स्टोरी पेपर में पूछ ली जाती है कि बार्टलेट को कैसे सपना आया कि जिनोन से रिएक्शन कराऊं। तो आपने उसका सपना बताना है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था O2PtF6 पे। तो उसको एकदम से माइंड में आया कि जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनोन के बराबर है। तो उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके जिनोन से रिएक्शन करवाई, रिएक्शन हो गई। एंड ही वाज द फर्स्ट टू प्रूव नोबल एलिमेंट्स आल्सो गिव रिएक्शन। लो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं, देखना जरा आप इसकी स्टोरी। The reactivity of noble gases has been investigated occasionally, मतलब by chance discovery आ गई, ever since their discovery, but all attempts to force them to react to form compound were unsuccessful। मतलब जितने भी साइंटिस्ट ने पंगा लिया वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इन मार्च 62 1962 एन बार्टलेट, तो आप इसको बार्टलेट बोल दो, then at the University of British Columbia observed the reaction of noble gas. First he prepared red compound with O2 ऑक्सीजन और प्लैटिनम फ्लोराइड का बनाया। He then realized that the first ionization enthalpy of oxygen is 1175 और ये 1170 है जिनोन का, which is very close, was almost identical. He made effort to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another compound of this. So ये पहला scientist बन गया जिसने proof किया कि ये react करते हैं। After this discovery, a number of xenon compounds, mainly with most electronegative, यानी most electronegative मतलब सबसे ज़्यादा reactive, like fluorine and oxygen, have been synthesized. तो अब यहाँ पे ना बेटा क्वेश्चन आता है, यहाँ से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। क्वेश्चन ये आता है कि बार्टलेट को कैसे आइडिया आया कि भाई नोबल रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये स्टोरी बता देनी है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये स्टोरी के बेस पे आप आगे चल पाएंगे और आप बड़े आराम से इसको समझा पाएंगे। चलो आगे चलते हैं, अब ये हमें समझ में आ गया। द कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन आर फ्यूअर। अब देखो जिनोन, क्रिप्टॉन, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन और जिनोन ये नीचे के, रेडियो एक्टिव तो रिएक्ट ही नहीं करते, अवेलेबिलिटी की कम है। तो यही दो हैं। तो ये दो क्यों रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और आयनेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर्स कम हो जाती है, तो इनके रिएक्ट करने के चांस थोड़े बन जाते हैं। बट इनके कंपाउंड्स ज्यादा नहीं बनते क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। लो जी आगे देखो, the compounds of krypton are fewer कम है। Only the difluoride has been studied in detail. Compound of radon have not been isolated but only identified in radon difluoride by radio tracer technique. रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, रेडियो मतलब आपका रेडिएशन, ट्रेसर, ट्रेसर मतलब जब क्वांटिटी कम हो तो जैसे फोटोमेट्री, रेडियो ट्रेसर मतलब लाइट का यूज करके कुछ वो टेक्निक लगा के पता करते हैं। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियोन एंड हीलियम आर येट नोन, यानी अभी तक हमें इनके तो बिल्कुल भी नहीं मिले। अब देखो कंडीशन दी हुई है कि अगर आप चाहते हो जिनोन का कंपाउंड बनाना रिएक्शन करवा के, तो ये कंडीशन है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन होती है और वहां पे रेशियो दी हुई है। तो पेपर में ना कई बार ये रिएक्शन आ जाती है कि आपने XeF2 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो बस आप ये लिख देना। आपने XeF4 बनाना है, कैसे बनाओगे, ये रिएक्शन लिख देना और ये कॉम्पोजिशन याद रखना, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर। इसी तरह XeF6 बनाना है तो 573, 62, 70 बार प्रेशर, ये रेशियो रखनी पड़ेगी। जिनोन 1 रेशियो और फ्लोरीन 20 रेशियो, तो आपको एक्सेस में मिलेगा। तो ये रिएक्शंस आपको मैं लिखवाऊंगा बाद में, अभी जस्ट सुनते जाओ और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर जहाँ पे आएगा। अब देखो XeF4 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by interaction of XeF4 and O2F2 at this temperature। तो ये रिएक्शन दी हुई है, ये आ सकती है पेपर में। XeF2, XeF4, XeF6 are colorless crystalline solids and sublime readily at 298 Kelvin। They are powerful fluorinating agent। fluorinating होता है जो फ्लोरीन दे किसी को। They are readily hydrolyzed even by traces of water। For example, XeF2 is hydrolyzed to
XeXFO2, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और अलग हो जाता है नोबल एलिमेंट। तो XeF2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो Xe अलग हो गया और फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके अपना HF बनाएगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो ये रिएक्शंस ना आ जाती हैं कई बार पेपर में। अब देखो यहाँ पे जिनोन से जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाई हैं, तो मैंने देखा है कि पेपर में ना कई बार ये स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं बनाने को। चलो यहाँ तक चलते हैं, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 xenon fluoride कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है कि अगर एक लोन पेयर हो तो शेप कैसी होगी, दो लोन पेयर हो तो कैसी होगी, AB3 टाइप, AB2 टाइप, इस तरह की चीजें आपने ऑलरेडी +1 में पढ़ी हुई है। अब उसके बाद क्या कहता है, XeF4 हैव लीनियर एंड स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ से ना इसको छोड़ देते हैं, सीधा हम डायग्राम ही समझते हैं, तो इजीली समझ में आते हैं। देखो ये जो पहली डायग्राम है, पहली डायग्राम किस चीज की बनाई हुई है, XeF2 की। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप XeF2 की डायग्राम बनाओ। तो अब आप देखो जो हमारा जिनोन है, जिनोन के लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने कितने दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऑलरेडी इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 8 में से 2 तो फ्लोरीन यूज कर लेता है, अब इधर उधर दिखा देता है रिपल्शन कम करने के हिसाब से 2 फ्लोरीन कर देता है। अब अगर आप पेयर वाइज देखो तो 3 लोन पेयर बच जाते हैं, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। तो अगर हम इसे बॉन्ड में कंपेयर करें तो ये बने 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, यानी ये बन जाएगा AB2E3 टाइप, जो आपने +1 में पढ़ा, 11 में पढ़ा है ना ये टाइप, मतलब 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तो हमने 11 में पढ़ा है, अगर 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होंगे तो 3 लोन पेयर अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और शेप बन जाएगी लीनियर। तो ये शेप पेपर में बनाने को आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये XeF4 है, ये मॉलिक्यूल है आपका XeF2, बनाने को आ जाता है। और पूछ लेते हैं लीनियर क्यों है, तो आप बताओ लोन पेयर जो है वो ट्राइगोनल फॉर्म में चले गए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे चले गए। अब इसे कहते हैं XeF4। अब ये भी बड़ा आसान है, ये भी आप बड़े इजीली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो XeF4, अब XeF4 को कंसेप्ट वही +1 का ही है। XeF4 में क्या होता है, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली फ्लोरीन ने। अब बच गए 2 लोन पेयर, तो ये ऑक्टाहेड्रल बना। जो ऑक्टाहेड्रल का परपेंडिकुलर बॉन्ड होता है तो ये वहां पे है, देखो ये स्क्वायर प्लेनर, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बन गई आपकी शेप स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से आपको पेपर में बनानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इसी तरह से, ये आता है XeF6, ये किसकी शेप है, XeF6। तो आप बड़े आराम से बना पाएंगे, 8 में से 6 बॉन्ड बन गए तो एक लोन पेयर रह गया। ये है हमारा XeF4O। तो देखो अब यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड बना और 1 2 3 4 और ये 5 6, इस तरह से करके एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बच गया। ये वाली स्ट्रक्चर भी आ जाती है पेपर में, इसे कहते हैं XeO3। तो आपने एक चीज नोट की होगी, या तो जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन से है या जिनोन की रिएक्शन ऑक्सीजन से है, मतलब उन एलिमेंट से है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिस कारण जिनोन फ्लोराइड या जिनोन ऑक्साइड का हमें कंपाउंड मिल रहा है और इनकी शेप हमें दी हुई है। अभी आप क्या करो, आप इन शेप्स को ड्रॉ कर लो कॉपी में, जल्दी से ड्रॉ कर लो। देखो अब जो थ्योरी है इसी पोर्शन से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जस्ट कीप इन माइंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विद वाटर गिव XeO3। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर Xe-xenon ट्राइऑक्साइड। तो आप लिखो कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन हमने वाटर से की, जिनोन बना, साथ में जिनोन ट्राइऑक्साइड और 24HF। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। XeF6 की मॉइस्चर से करोगे तो भी XeO3 बनेगा और 6HF। तो इस बार ना इन रिएक्शंस के मुझे ऐसा लगता है आने के चांसेस हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब कम वाटर, यहाँ पे देखो वाटर ज्यादा यूज हो रहा है,
partial hydrolysis of XeF6 give oxyfluoride XeOF2, मतलब आप अगर वाटर का अमाउंट बिल्कुल कम रखो जैसे ये है तो ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है साथ में, तो XeO4 बनता है एंड 2HF। रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। XeO3 is colorless explosive solid, ये अंडरलाइन कर लेना, एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम भी आता है। एंड हैज पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ दिखाई है पिरामिडल स्ट्रक्चर। XeOF4 is a colorless volatile liquid and has square pyramidal molecular structure। तो आप ये भी देख रहे हो square pyramidal structure, और ये distorted octahedral। तो these are not difficult, but यहाँ पे यही है कि आप इसे थोड़ा सा कुछ सीक्वेंस बना के आप इसे याद कर लें, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप घर बैठ के 2-3 बार इसे देखेंगे ना तो बड़े इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। जैसे 3 बार वाटर है तो O3 बना सिंपली, 12 बार वाटर है तो 2 आगे और O3, कुछ रिलेशन बना के याद कर लेना। अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे। देखो क्या है क्वेश्चंस, समझो जरा ध्यान से। दिस क्वेश्चन सेज Does the hydrolysis of XeF6 lead to a redox reaction? सबसे पहले तो redox reaction होती क्या है ये देखो। redox reaction वो होती है जहाँ पे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो जो नोबल एलिमेंट है वो गेन और लॉस नहीं करते, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं और साथ में जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना, जो नोबल एलिमेंट्स हैं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, बट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो देखो आंसर में क्या लिखा है, क्वेश्चन आंसर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नो, the products of hydrolysis are XeO4 and XeO2F2 where the oxidation state of all the element remain same। मतलब जब आप इन reactions को देखते हो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो आप जिनोन की, तो हर केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम आ रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहाँ पे गेन और लॉस हो रहा हो, तो यहाँ गेन और लॉस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो अट्रैक्ट हो जाता है डिस्पर्जन फोर्सेस के कारण। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस आपकी बन जाती हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। लो बेटा इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, रिडॉक्स का आपका प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो इसे आप साथ के साथ नोट कर लो। और इसी में अगला क्वेश्चन है, आप वो भी देख लो क्या है अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग, तो ये तो आप कर लेंगे। फिर है व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी रेडॉन, एक तो ये है, और एक ये क्वेश्चन है व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस। तो ये ना मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में बताया हुआ है। क्या होता है जब डाइवर्स सी में जाते हैं तो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में चला जाता है, जब वो ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकलता है और उनकी बॉडी में पेन होता है, जिसे हम कहते हैं बैंड्स। गोताखोर जो थे सी स्कूबा डाइवर्स, तो उस बैंड को बचाने के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके उसमें हीलियम गैस डाल दी जाती है। हीलियम गैस ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, तो जब गोताखोर नीचे से ऊपर आता है तो उसको पेन कम होती है। सो दिस आंसर यू कैन राइट योर ओन इजी। फिर है यहाँ पे why has it been difficult to study chemistry of radon? Because radon is a radioactive element and its half life period is very small। half life मतलब वो टाइम जिस टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाए, तो इसकी कुछ घंटों की है, कुछ घंटों में ये क्या हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, तो जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इसमें लिख लो because it is radioactive and its half life period is very small।